नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक है हमारा नरेशन। टेंस का जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो टेंस का टॉपिक था वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का था और ये नरेशन भी जो मार्क है वो 4 के हैं। तो टेंस और जो नरेशन है ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो 4-4 नंबर के हैं। चलिए हम शुरू करते हैं नरेशन। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनसे ही हमें कुछ इनके बारे में जान जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे ही एक तो बात होती है आमने सामने। मैं आपको थोड़ा सा आके इनके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्ट मतलब जैसे श्रोता और वक्ता अर्थात कहने वाला और सुनने वाला आमने सामने होते हैं, वो तो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और श्रोता और वक्ता आमने सामने ना होकर के कोई दूसरा व्यक्ति उसको श्रोता की बात वक्ता तक पहुंचाता है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब जैसे कि ये बात है टीचर और स्टूडेंट, सीधी बात हो रही है दोनों के मध्य, तो ये तो हो गया डायरेक्ट। अब यही बात अगर कोई जो व्यक्ति नहीं आया हुआ है उस तक ये बात जाएगी, जैसे घूम करके। ये बात अगर आमने सामने होती तो सीधी भी हो सकती थी, या यही बात अगर ये टीचर इसको बोल रहा है और ये बात फिर इधर आएगी, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच और ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनको बोलते हैं नरेशन। तो नरेशन 4 नंबर के हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ही नरेशन बोलते हैं। तो चलिए आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट तो दिया हुआ मिलेगा एग्जाम में, आपको उस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। मतलब डायरेक्ट आपको दिया हुआ मिलेगा और आपको उस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने को बोलेगा। तो चलिए इसके लिए पहले हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ जानते हैं एक उदाहरण के द्वारा। Ram said to me, you are going to Ajmer। ये सेंटेंस देखिए, ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट स्पीच। ये है डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच का हिंदी में मतलब है प्रत्यक्ष कथन। राम सेड टू मी, यू आर गोइंग टू अजमेर। तो ये जो आपको एक सेंटेंस है इसके देखिए 2 भाग हैं। एक तो है राम सेड टू मी यहां तक, और फिर देखिए इन्वर्टेड कोमा, और एक इसके अंदर यू आर गोइंग टू अजमेर। ये 2 भाग हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं आरवी। आरवी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं आरएस। आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, ये इसके 2 भाग हो गए। अब उसके साथ में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये तो इसके हो गए 2 भाग। अब यहाँ पर जब हम इसकी
डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कुछ आपको महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना है, और इसके लिए आपको 3 सारणियों का भी ज्ञान होना चाहिए। एक तो है टेंस वाली चार्ट, और एक है प्रोनाउन, और एक है टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड। तो चलिए हम उन 3 सारणियों के बारे में पहले देखते हैं। तो चलिए टेंस वाली हम चार्ट देखते हैं कि किस प्रकार अगर आपको डायरेक्ट में कोई टेंस मिले तो इनडायरेक्ट में आप क्या लिखोगे। तो ये सारी जो टेंस है वो है अभी डायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट में आपको क्या लिखना है, जैसे अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको डायरेक्ट में दिया हुआ मिलता है, यानी जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है और उस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल मिलता है, तो यहाँ पर देखिए जितने भी प्रेजेंट के भाग हैं, अगर उनमें से कोई भी आपको जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस इनमें से मिलता है तो केवल आपको प्रेजेंट की जगह पास्ट लिखना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो सिंपल सेम ही रहेगा, प्रेजेंट की जगह ये चला जाएगा पास्ट सिंपल में। अगर प्रेजेंट टेंस आपको दिया हुआ मिलता है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल की जगह पास्ट सिंपल को लिखोगे। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मिलता है तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह आप लिखोगे पास्ट कंटिन्यूस। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट सिंपल, केवल हम प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख रहे हैं। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो आपको पास्ट परफेक्ट लिखना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो आप लिख दोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। चलिए ये तो था प्रेजेंट टेंस को चेंज करना। अब यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको पास्ट टेंस मिल जाए तो, जैसे पहले तो ये थे प्रेजेंट, अगर मान लीजिए जो आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया और उसमें अगर पास्ट टेंस आ गया, जैसे पास्ट सिंपल आ गया, तब आप क्या लिखोगे। तो देखिए अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल टेंस मिलता है तो आपको उसका एक क्रम छोड़ करके पास्ट का ही एक क्रम छोड़ करके अगले वाले में चेंज करना है। जैसे पास्ट सिंपल एक छोड़ दीजिए, पास्ट का पास्ट कंटिन्यूस ये छूट जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट सिंपल मिलता है तो इनडायरेक्ट में आप लिखोगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस, अगर आपको डायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूस मिलता है तो आप परफेक्ट को छोड़ दीजिए और ये चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ये चेंज हो जाएगा। चलिए अब अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस मिलता है तब आप एक टेंस को छोड़ दीजिए पास्ट परफेक्ट, तो अगला छोड़ दीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पास्ट तो कोई है ही नहीं, अब 4 ही भाग होते हैं पास्ट के, तो इसलिए यहाँ पर जो बचे हुए दोनों ही पास्ट के भाग हैं उनका टेंस चेंज नहीं होता है, क्योंकि देखिए एक क्रम छोड़ेंगे तो नीचे कोई पास्ट टेंस है ही नहीं, और इसको तो इसके नीचे भी कोई टेंस नहीं है, तो ये जो दोनों ही टेंस है ये हो जाएंगे नो चेंज। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये चेंज नहीं होते हैं। चलिए पास्ट तक बात हो गई। अब फ्यूचर में केवल आपको ये 4 मिलेंगे। कैन, अगर मान लीजिए कैन आया हुआ है तो आपको उसकी जगह कुड लिखना है। में आया हुआ अगर होता है तो उसकी जगह आपको माइट लिखना है। सेल अगर आपको कहीं पर मिलता है तो उसकी जगह पर आपको शुड लिखना है, और अगर आपको कहीं पर विल मिलता है
टू विल की जगह पर आपको वुड लिखना है। ये हमारी सारणी थी टेंस की, और आराम से इस सारणी को देखिए और समझिए। तो चलिए दूसरी हम चार्ट बनाना सीखते हैं, चार्ट ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन को कैसे बदलना है और उसकी चार्ट को आपको कैसे याद रखना है। तो देखिए जो प्रोनाउन, अब जो व्यक्ति होते हैं यानी जो पर्सन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए फर्स्ट पर्सन में है आई और वी, सेकंड पर्सन में है यू, और थर्ड पर्सन में है सी, ही, दे और इट। अब यहाँ पर फर्स्ट क्रम, सेकंड और थर्ड, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं आई, मी, माई, वी, अस, ओवर, यू, योर, ही, सी, हर, ही, हिम, हिज, दे, देम, देयर, इट, इट्स। तो ये तो चार्ट है। अब आप अगर बुक्स में या फिर कोई संजीव वगैरह या कोई दूसरी आप कोर्स में देखते हो, इंग्लिश कोर्स में देखते हो, तो वहां पर आपको कहीं पर ऐसी भी मिल सकती है आई, माई, मी, वी ओवर अस। तो जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया और आप देखते हो तो कहीं पर अलग क्रम में होती है। तो चलिए एक ही चीज है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट क्रम यहाँ पर वो थर्ड क्रम और फिर सेकंड क्रम को वो पीछे दे देता है। लेकिन अब इन क्रमों के लिए हम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो पहला क्रम होता है वो सब्जेक्ट का होता है। ये चीज ध्यान रखिए, पहला क्रम जो सब्जेक्ट का होता है, कर्ता का होता है। जो सेकंड है वो ऑब्जेक्ट का होता है, और जो थर्ड है वो पॉजेसिव फॉर्म का होता है। तो अब चलिए आप ऐसे भी याद रख लीजिए, आई सब्जेक्ट, फिर माई पॉजेसिव और ऑब्जेक्ट मी, इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। तो चलिए आप ऐसा याद ना रखें, लेकिन आपको इस प्रकार से याद रखिए, आसानी होगी। आई, मी, माई, पहला क्रम किसका है? सब्जेक्ट, सेकंड किसका है? ऑब्जेक्ट, और थर्ड है पॉजेसिव फॉर्म। आई, मी, माई, वी, अस, ओवर, यू, योर, सी, हर, ही, हिम, हिज, दे, देम, देयर, इट, इट्स। चलिए ये तो चार्ट थी हमारी प्रोनाउन की। अब इसको चेंज करने के लिए एक आपको शॉर्ट ट्रिक, तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसमें क्या है, आई और वी, ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में यू है और थर्ड पर्सन में 4 हैं, सी, ही, दे, इट, ये सब थर्ड पर्सन है, ये ध्यान रखिए। जैसे ही अगर आपको कहीं पर फर्स्ट पर्सन दिखाई दे तो उसको आपको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन जैसे आई और वी, ये इनके कर्म हैं या फिर इनके रूप हैं। जैसे मी, ये भी फर्स्ट पर्सन ही है, माई, ये भी फर्स्ट पर्सन ही है, ओवर फर्स्ट पर्सन, यानी ये सब फर्स्ट पर्सन है। सेकंड यू, योर, ये कर्म है लेकिन है ये सेकंड पर्सन, यू, योर सेकंड पर्सन है। सब्जेक्ट रूप, ऑब्जेक्ट रूप और पॉजेसिव रूप। यदि सेकंड पर्सन कहीं पर आपको दिखाई दे, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, जब हम बनाएंगे, तब यदि डायरेक्ट में सेकंड पर्सन आया हुआ है तब आपको उस सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना होगा। और यदि आपको कोई थर्ड पर्सन, थर्ड में यानी सी, ही, दे, इट, हर, हिम, ये जितने भी रूप हैं, यदि आपको इनमें से यानी कोई थर्ड पर्सन, ये सब थर्ड पर्सन है, अगर आपको थर्ड पर्सन दिखाई दे कहीं पर भी ये सारे, तब आपको एन का मतलब है नो चेंज,
थर्ड पर्सन कहीं पर भी दिखाई दे तो आपको चेंज नहीं करना है। जैसे हर आ गया तो हर वापस लिखना है, दे आ गया तो दे वापस लिखना है, देयर आ गया तो देयर वापस लिखना है, हिज आ गया तो हिज वापस लिखना है। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? आर वी के अनुसार। तो आपको पहले यानी चार्ट से पहले इसीलिए एक एग्जाम्पल बताया था कि आरवी क्या है, याद आया होगा। आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो भाग होगा उसके अनुसार हम इस प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो ये सारणी, टेंस वाली सारणी को आप अच्छी तरह से समझें और फिर कल हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। ये बेसिक बातें थी जिसको जानना आवश्यक है। यदि आप इन बातों को नहीं जानोगे तो आगे आपको दिक्कत होगी। धन्यवाद।